नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम, हेमंत अत्री जी को जोड़िए, फटाफट लाइए स्क्रीन पर लाइए। स्वागत है हेमंत भाई आप। विदेश मंत्री एस जयशंकर एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। बातचीत में जो उन्होंने कुछ कहा है वो भारत के लिए कतई शुभ संकेत नहीं। अब ये हमारे बोलने से कुछ भी शुभ या अशुभ नहीं हो। इस देश के विदेश नीति के जो कर्णधार हैं उनके बोलने से असर होता है। हम इसको दबा दें, इससे भी देश का भला नहीं। हम इस पर चर्चा न करें, इससे भी देश का भला नहीं। ये मैंने पहले इसलिए कहा कि बहुत सारे ऐसे हैं कथित रूप से राष्ट्र प्रेमी, वो कहते हैं सच को नहीं बोलो देश का भला हो जाए। सच दबाओगे देश खोखला हो जाएगा, भला नहीं होगा, खोखला हो। जयशंकर ने वो खींच थी जयशंकर की, मैं आपको भी सुनाऊंगा, दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, सब होगा। खींच कर इस देश के विदेश मंत्री ने मोदी जी का जो डंका है ना, वो ढोल जो बज रही है, वो ढोल फाड़ दी। उस डंके की पोल खोल दी। डंका जो बज रहा था, उस डंके की पोल को खोल दिया इस देश के विदेश मंत्री। और बड़ा सवाल एक खड़ा कर दिया है कि क्या पूरी दुनिया के जो अहम देश हैं, महत्वपूर्ण देश हैं, जिनको भारत का नैसर्गिक पार्टनर मतलब नेचुरल अलायंस, स्ट्रेटेजिक अलायंस, अलग-अलग सबके मायने। कुछ के साथ भारत का नेचुरल अलायंस रहा है, वो नेचुरल पार्टनर्स रहे हैं। कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स रहे हैं। क्या सबने साथ छोड़ दिया? क्या पूरी दुनिया में भारत, मोदी जी 11 साल से डंका बजाते रहे और उस डंके के शोर में धीरे-धीरे जो हमारे पार्टनर्स थे वो किनारे लगते गए। बस मोदी जी का डंका ही बजता रहा। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है उस दौर में जब भारत पाकिस्तान के साथ तनाव के और जंग के मुहाने पर खड़ा है। तनाव तो चरम पर है, जंग के हम मुहाने। और ज़रूरी भी है उस मुहाने पर खड़े होना, वहाँ से पीछे नहीं हट सकते। पाकिस्तान को अगर सबक नहीं सिखाया गया, तो इस देश के 143 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं पर कुठाराघात हो। क्योंकि इस बार सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं हुआ है। इस बार एक जगह पर हमला करके पूरे देश को रक्त रंजित करने की कोशिश हुई है। जो चेन, जिप और हिंदू मुसलमान की बात हो रही है ना, ये पूरे देश को रक्त रंजित करने की साजिश थी। इसलिए इस बार तो हिसाब करना हो। मैं हेमंत भाई 2 चीजें दिखा देता हूँ, फिर तुरंत आपके पास आता हूँ। दिखाइए, सबसे पहले दिखाइए, क्योंकि कुछ भी हम नहीं बोल रहे भाई, जयशंकर ने जो बोला हम वो आप तक ला रहे हैं। दिखाइए कंट्रोल रूम, धनाधन दिखाना शुरू करिए। ये देखिए, जयशंकर बोले हमें सहयोगी चाहिए, उपदेशक नहीं। नसीहत देने वाले खुद अमल में नहीं लाते। यूरोप से मदद के सवाल पर विदेश मंत्री का तंज। वाह! अभी चलिए इसका हम सब करेंगे एनालिसिस। तंज का तंज। जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं तो हम साझेदार ढूंढते हैं, उपदेश देने वाले नहीं। खासकर वे प्रवचनकर्ता जो विदेश में जो उपदेश देते हैं अपने घर में अमल में नहीं लाते। हटा दीजिए, नेक्स्ट दिखाइए। टाइम्स नाउ। सबने इस खबर को अभी-अभी की है, सबने लगाया। जयशंकर्स बिग मैसेज टू यूरोप, इंडिया लुकिंग फॉर पार्टनर्स नॉट प्रीचर्स। हटा दीजिए, मतलब भारत पार्टनर्स की तरफ देख रहा है, प्रीचर्स की तरफ यानी उपदेशकों की तरफ नहीं। आगे देखिए, सहयोगियों की जरूरत है, उपदेशकों की नहीं। भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच जयशंकर ने किस पर छोड़ा तीर। अब ये तो सब मीडिया वो है जो तीर छोड़ रही है और घायल कर रही है। दिखाइए इसको दिखाइए, नीचे पढ़ते। इस तीर से कौन, कहते कई बार ना उड़ता तीर, इससे कौन छत विच्छत हो रहा है अभी आगे समझेंगे हम। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत उपदेशकों के बजाय सहयोगियों को ढूंढ रहा है। जयशंकर ने आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम में दुनिया के बदलते हालातों पर बात की। उन्होंने कहा भारत एक महत्वपूर्ण देश बन गया है। अब हटा दीजिए, अब हटा दीजिए। अब आप सुना दीजिए, फिर अब इसका पोस्टमार्टम करेंगे। सुनाइए, जो बोला वो सुना दीजिए, उसके छोटा सा पार्ट 10 सेकंड सुना दीजिए। Well, look, when we look out at the world, Samir, we look for partners. We don't look for preachers. Well,
Look, when we look out at the world, Samir, we look for partners. We don't look for preachers. अब आते हैं 3 पॉइंट, यहीं से हम कर देते हैं इस डिबेट को 3 पॉइंट्स पर। हेमंत भाई से एक-एक पॉइंट पे चर्चा हो जाएगी। पहला पॉइंट, जब हम युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, तनाव चरम पर है हमारे सबसे नापाक पड़ोसी के साथ, सबसे नापाक पड़ोसी, उस वक्त पर हम प्रीचर और पार्टनर तलाशने निकले हैं क्या? हमने क्या कमाया है? और 2014 तक तो कुछ कमाया नहीं था। उसके पहले तो सब निकम्मी, नाकारा सरकारें थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी उसी में शामिल हैं। ये मोदी जी के हिसाब से बता रहा हूँ भाई, मेरे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से तो नेहरू जी से लेके और मनमोहन सिंह तक हमारे देश के सब महान अगुवा थे, सब महान। लेकिन 14 तक मोदी जी की बात हम सच मान लेते हैं, 14 तक सारे निकम्मे नकारे थे, उसके पहले कुछ हुआ नहीं था जी, फिर तो जी, 14 से होना शुरू हुआ जी। 14 के बाद 11 साल में हमने क्या पाया, क्या खोया कि अब तनाव जब चरम पर है, हेमंत भाई, तब हम पार्टनर, पहला सवाल ये है, तब हम पार्टनर तलाशने निकले हैं, प्रीचर नहीं। ठीक? दूसरी बात, भारत के कई नेचुरल पार्टनर्स थे और कई स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे। जब आप सवाल पर का जवाब देंगे तो हम देशों के नाम भी लेंगे। कौन हमारे नेचुरल अलायंस में थे और कौन स्ट्रेटेजिक अलायंस। सबने क्या साथ छोड़ दिया है? और तीसरी बात, तीसरा सवाल, आज हम जहां खड़े हैं, जब सबने साथ छोड़ने की बात है, तो इस दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जिस पर हम 100% ठप्पा मार के कह दें कि अब कुछ भी होगा ये देश हमारे साथ खड़ा रहे? ऐसा कौन देश है? 3 हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा, आशीष जी 14 नमस्कार। आप 11 साल में क्या डंका बजा कि आज प्रीचर और पार्टनर की बात आई। ये खींच है, समझिए। ये प्रीचर और पार्टनर की जब आपके पास, जब स्कूल में, बहुत क्लियर कर दूं और थोड़ा साफ कर दूं, दर्शकों को नहीं कहेंगे कि भाई साहब आप लोग जो है बहुत मत देते हो बिना मतलब की चीजों का। जब आपका स्कूल में क्लास में झगड़ा कभी हो जाता और आप जिसके साथ बेंच पे बैठते हो, जिसके साथ जो है पंजा लड़ाते हो, बतकही करते हो, टिफिन खाते हो, और झगड़ा हो गया, स्कूल में होता है, सबको अनुभव होगा इसलिए बता रहा हूं। और जब वो साथ नहीं देता है और झगड़ा खत्म होने के बाद ज्ञान देने आता है, झगड़ा खत्म होने के बाद ज्ञान देने आता है, अरे यार गलती तुम्हारी भी थी, या नहीं लड़ने नहीं चाहिए था, तो आप क्या करते हो? अगर ताकत है तो एक आध घूसा मार देते हो, और नहीं तो दूर खड़े होकर गरियाते हो, चल जाओ मेरे आंख के सामने से। ज्ञान देने अब आए हो। जब हम पिट रहे थे तो बचाने नहीं आए, हम लड़ रहे थे तो हमारे साथ खड़े नहीं हुए, ज्ञान देने आए हो। ये हर स्कूल में हर बच्चे के साथ होता है। ठीक है? तो क्या वो स्थिति है? क्यों 11 साल बाद हम प्रीचर और पार्टनर की बात किए? यही सबसे बड़ी वो है, सबसे बड़ा सवाल। आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, जो आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा कि खींच कर सहयोगी, वो भी डिप्लोमेसी के अंदर कूटनीतिक संबंधों में ढूंढे नहीं जाते, वो आपके सहयोगी होते हैं और अलग अलग तरीके के सहयोगी होते हैं। एक आपके ऑल वेदर फ्रेंड्स होते हैं, जैसे रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड, कभी भी कोई बात हो, 1971 हो, उससे पहले हो, कभी भी हो, बस एक चाइना के मामले में थोड़ा सा उसका वो रहता था, नहीं तो बाकी कोई भी चीज हो, मेन हमारा पाकिस्तान के साथ जिस तरीके का वो कन्फ्रंटेशन है, वो ऑल वेदर फ्रेंड हमारा था। ऐसे ही चूंकि हम दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक देश हैं, ऐसे तमाम यूरोप के देश जो वेपनरी बनाते हैं और अमेरिका, वो भी हमारी गाहे बगाहे मदद करते थे हर स्तर पर, चाहे डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, चाहे यूएन में हो, चाहे अलग अलग तरीके से। ये पहला अवसर है जब वास्तव में उनके मुंह से सच निकला है, खींच कर निकला लेकिन सच निकला। सहयोगी कभी भी ढूंढने नहीं पड़ते। और जो उपदेशक की बात है, एक बार अगर अपने गिरेबान में झांके श्रीमान जयशंकर जी, वैसे तो झांकना मना है उनको, पूरी बीजेपी की सरकार को झांकना मना है, लेकिन अगर वो झांके तो मोदी जी रशिया और यूक्रेन के युद्ध पे क्या कह रहे थे कि युद्ध का दौर चला गया, ये बुद्ध का दौर है, और इस तरह की चीजें करते थे, डायलॉग बाजी, पंच लाइन्स वो फेंकते थे। कंक्रीट एनालिसिस, कंक्रीट कोई इंटरवेंशन, कंक्रीट कोई स्टेप, कंक्रीट कोई किस तरीके का बातचीत उन्होंने कभी की नहीं गंभीरता के साथ। और अगर आपको याद हो पिछले 1-1.5 साल से जब से हम करते हैं ये शो सारे अलग अलग उसमें, एक चीज मैं लगातार कहता रहा हूं हर मंच के ऊपर, और वो ये है कि जो विदेश नीति है उसको
मौजूदा दौर में 11 साल से मोदी नीति बना दिया। वो भारत की विदेश नीति नहीं है, वो मोदी की डंका नीति है। इसको आप उस रूप में देखिए हाँ। तो थोड़ा दर्शकों को आसान होगा। भारत खत्म हो गया, भारत की विदेश नीति कुछ नहीं, एक व्यक्ति है प्रधानमंत्री, जिसके आने के बाद देश आजाद हुआ और उसके बाद ही विदेश नीति बनी, उसका डंका बज रहा है। पूरी भगत सेना को, करोड़ों लोगों को ये समझा दिया गया है व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसको आप समझ लीजिए। अब जो ये हादसा हुआ, जो नरसंहार हुआ, उसके बाद आपने देखा किस तरीके से जो माई फ्रेंड डोलांड है, वो तो बेसिकली तो मैं तो उसको मूर्ख आदमी कहता हूँ, मूर्ख है भी वो। उसने अपनी तमाम हरकतों से एस्टेब्लिश किया कि वो बहुत बड़ा मूर्ख है, प्रचंड मूर्ख है। उसने क्या कहा कि भारत और पाकिस्तान का जो ये द्वंद्व है, जो संघर्ष है, ये हजारों साल पुराना है, 1500 साल पुराना है। 1947 में दो देश अलग अलग बने हैं, 78 साल जुमा जुमा हुए हैं। उसके बाद वो कह रहा है हजारों, उसने अपने नई इतिहास और नया ही भूगोल बना दिया। उस भाई का कोई इलाज है नहीं। तो इससे आप समझ सकते हैं कितना नॉन सीरियस आदमी है, कितना, मतलब क्या कहूं, मेरे पास वो शब्द मैं कहना नहीं चाहता स्क्रीन पे, उस तरह का आदमी है। जेडी वेंस उस समय भारत में ही थे, उस समय भारत को स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट का ज्ञान दे रहे थे वो। कल फिर उन्होंने पॉडकास्ट यूएस में किया, फिर स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट का ज्ञान दे रहे थे। आज की तारीख में अब पाकिस्तान की हालत देखिए, सारे के सारे जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो सारे उसके साथ खड़े हो गए हैं एक खास अंदाज में। चाइना ने ओपनली ये कह दिया कि वी विल डिफेंड देयर सोवरेनिटी, उनकी संप्रभुता की हम रक्षा करेंगे। आपका नेचुरल फ्रेंड कौन था? रशिया था, यूरोप था, और उसके बाद अमेरिका था। अमेरिका में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने सिचुएशन क्लियर कर दी। ट्रंप ने तो यही कह दिया कि दोनों मेरे दोस्त हैं, कर लीजिए आप क्या करेंगे। एक बार पहले वो ये कह चुके हैं कि मैं अपनी मध्यस्थता करने को भी तैयार हूं, जबकि किसी ने कहा नहीं उनको मध्यस्थता के लिए। ऐसे ही यूरोप आज की तारीख में ट्रेड वार और तमाम कारणों के चलते यूरोप के अपने इनबिल्ट संकट बहुत है। और भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत ही भारी मन से मैं एक बात कह रहा हूं, इन पिछले 11 सालों में हर जगह इस डंके के चक्कर में भारत की लंका लगा दी। किसी विदेश दौरे में आप देखिएगा आज तक जो उस देश के साथ बायलैटरल मुद्दे होते हैं, द्विपक्षीय मुद्दे होते हैं, जिस तरह के चर्चाएं हमारी पर चर्चा होती है, संवाद होता है, हमको क्या मिला, उनको हमने क्या दिया, किसी विदेश दौरे में आपने किसी डॉगी और गिद्ध चैनल पे आज तक इसकी चर्चा देखी हो, किसी अखबार पे चर्चा देखी हो? ये वही देश है जिसमें पूरे के पूरे फ्रंट पे छपे होते थे मनमोहन सिंह के समय, जब भारत की और रूस की, भारत की यूएस की तमाम सौदों पर बातचीत हो रही होती, चाहे वो न्यूक्लियर डील हो, चाहे बड़े हथियारों के सौदे हो, चाहे कुछ भी। आज की तारीख में मोदी यूनिलैटरली फैसले करते हैं, जो मर्जी आएगा, और उसकी कोई बात बाहर नहीं आती। जो अमेरिका के साथ जब न्यूक्लियर डील हुई थी, अगर आपको याद हो, तो उसमें क्या था कि जो बाहर के जो न्यूक्लियर सप्लायर्स थे, उनकी जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात थी, तो पूरे बीजेपी ने क्या गदर मचाया था पार्लियामेंट के अंदर। और अब मोदी जाकर के यूनिलैटरली जाके कहा है ट्रंप को कि नहीं, हम उसमें डील देने को तैयार है। उसको बोलते हैं न्यूक्लियर लायबिलिटी। जो सप्लायर होगा, अगर कोई हादसा हो तो उसके ऊपर किस तरह के प्रावधान होंगे, वो मनमोहन सिंह ने पूरे स्ट्रांगली पास किए थे। ये महोदय अकेले जाके व्हाइट हाउस में ट्रंप की हाँ में हाँ मिला है, छुट्टी जाइए। जिस भी देश में जाते हैं, कहीं पे आपने मुद्दों की बात देखी हो, द्विपक्षीय बातचीत देखी हो, क्या खोया क्या पाया देखा हो? कुछ नहीं। मोदी मोदी और मोदी। एयरपोर्ट पे उतरे, हाथ हिला रहे, फोटो हो रही है, वहां उस देश के नेता के हाथ पकड़ के साइट सीइंग कर रहे, फोटो खिंचवा रहे, वीडियो जारी हो रही, वह उसके साथ हाउडी मोदी कर रहे, नमस्ते ट्रंप कर रहे, ऑल दैट स्टफ विच इज नॉनसेंस एक्चुअली। जब भारत के जनता के पैसे से आप जाते हो तो भारत की जनता की बात कीजिए, किसी व्यक्ति का मतलब नहीं होता वहां पर, आप उस देश के प्रतिनिधि हैं। मोदी ने पिछले 11 सालों के अंदर अभी तक 86 विदेश यात्राएं की। देश तो 120 से ऊपर है, लेकिन 86 विदेश यात्राएं टोटल की है। जब मैं आपके पास आया तो सारा देख के आया। उन 86 विदेश यात्राओं में मुझे एक भी ये बता दीजिए, एक सिंगल, जिसमें यह हुआ हो कि उस देश के साथ हमारी क्या बातचीत हुई, क्या हमें फायदा हुआ, क्या उनको फायदा, बायलैटरल रिलेशंस, बायलैटरल ट्रेड, वेपन हथियार खरीदे हमने, क्या उसमें क्या रियायत मिल पाई। फ्रांस से राफेल खरीदना था आपने, 126 राफेल थे, 18 ऑफ द शेल्फ आने थे, 108 भारत में बनने थे, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होनी थी, बात खत्म। आप वहां गए, सिंगल हैंडेडली बिना किसी से पूछे आप फैसला कराए, हमें इतने दे दो, बाकी चाहिए। अब नेवी के लिए अलग से खरीदते आ गए, ना कोई कीमत का पता देश को। कीमत पूछ लो तो क्या कहते हैं कि ये तो देश की सुरक्षा का मसला है, सुप्रीम कोर्ट तक में नहीं। तो एक व्यक्ति के जो डेमोक्रेसी है, उसको मोदी जी एक खास तरीके से मोनार्क स्टाइल में चला रहे हैं, इलेक्टेड ऑटोक्रेसी के अंदाज में उसको चला रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बना दिया, अब मैं जो मर्जी करूं। ऐसा नहीं है। भारत के अंदर तमाम संस्थाएं हैं, सीसीएस है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, तमाम सारी कमेटी। मोदी जी जहां भी जाते हैं 150 लोग इकट्ठे किए भारत सरकार के पैसे से, कोई सिविक रिसेप्शन के नाम पर, कोई किसी के नाम पर, करोड़ों अरबों रुपए इस
पूरे ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स और इस पे खर्च किए जा रहे हैं। जब देश की बारी आई क्राइसिस की कि पाकिस्तान ने हमारे साथ ये कर दिया, आप मुझे बता दीजिए भारत के साथ क्या खड़ा हुआ। रशिया ने भी नहीं कहा अब तक उस तरीके से। देखिए, आतंकी हमला है, कोई भी देश उसकी प्रशंसा नहीं कर सकता, मान के चलिएगा। आतंकी हमले की तो निंदा करनी पड़ेगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं। चाइना ने सब भी करेंगे। हाँ, लेकिन उससे अगला सेंटेंस जो है वो इंपॉर्टेंट होता है कि भारत का हम सहयोग करने को तैयार है, पाकिस्तान की निंदा करें वो देश, तब तो कोई बात हुई। और सवाल आपने कुछ पूछा और वो कहे कि वो दोनों मेरे दोस्त हैं। वो कौन है? वो डोनाल्ड ट्रंप, जिसके आप सुबह से शाम तक हाजिरी में खड़े रहते हैं। कभी जयशंकर खड़े रहते हैं कई दिन, कभी मोदी खड़े रहते हैं। जबरदस्ती इनॉग्रेशन का इनविटेशन लेने की कोशिश की जाती है, सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेकर वर्किंग टूर बनाया जाता है, एलन मस्क के बच्चों के साथ, आया के साथ मीटिंग की जाती है। ये क्या सब है? क्या करना चाहते हैं आप? कह रहे हैं डंका, ये एक्चुअल में लंका लगा दिया आपने देश। अब जब पाकिस्तान के साथ बात आई, रशिया ने एक भी शब्द भारत के पक्ष में उस तरीके से कहा जो वो कहता है कभी से नहीं कहा। अमेरिका ने नहीं कहा, यूरोप के किसी देश ने नहीं कहा, और सारी छोड़ दीजिए आप। क्या आपके लोकप्रिय प्रधानमंत्री, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री विश्वगुरु के मुंह से एक बार पाकिस्तान शब्द निकला है? एक बार 22 तारीख से लेकर मुझे वो क्लिप दिखा दीजिए, और भक्तों को भी चैलेंज करता हूं कि वो एक क्लिप दिखाए मुझे जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया। उन्होंने आतंकियों और उनके आकाओं का नाम, क्यों? पहले तो चीन का नाम लेते हुए आपका अलग सूखता था, गैलवान का नाम लेते हुए आपका अलग सूखता था, लद्दाख का नाम लेते हुए आपका अलग सूखता था। अब पाकिस्तान के इस कायराना नरसंहार में उसकी संलिप्तता को लेकर उनका भी नाम नहीं ले सकते आप, और आप 56 इंच लिए फिरते हैं। बेसिकली जयशंकर ने जो आज कुछ कहा है, जयशंकर देखिए क्या है, बेसिकली कैरियर डिप्लोमेट आदमी है, लेकिन जब से वो मंत्री बने हैं तो किसी खास कारण से मंत्री बने हैं, समझिएगा। जब गुजरात में श्रीमान जी मुख्यमंत्री थे, उनकी तमाम यात्राएं चाइना की हुई, और वहां से ये दोस्ती की, पर ये चाइना के अपने एम्बेसडर थे, तो वहां से इनकी मित्रता अगाध रूप ले गई। तो जिन चीजों का कुछ को चाइना को पता है, वैसा उन चीजों को इनका भी पता है, इसलिए ये वो घी शक्कर है दोनों के दोनों। ये कुछ भी कराते हैं, इनको मोदी टाइट नहीं करते। नहीं तो जिस तरीके से लंदन में फोटो ऑप्टिक्स की थी सुबह मॉर्निंग वॉक, कोई और मंत्री होता तो निपट गया होता अब तक। जो चाइना के बारे में इन्होंने कहा था कि चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हम इतनी इकोनॉमी है, आप क्या चाहते हैं मैं उससे पंगा ले लूं, और कोई होता तो आरएसएस उसको बाहर करवा देता, मंत्रालय से चला देता वो। इनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, इन्होंने सच बात बता दी थी कि जो इनकी इंटरनल चर्निंग है, जो बीजेपी आरएसएस की सोच है, वो इस व्यक्ति ने बता दी थी, ये कह के कि उनकी अर्थव्यवस्था बड़ी। तो फिर तो अपने को फौज ही नहीं रखनी चाहिए भाई, अर्थव्यवस्था तो बड़ी है ही उनकी। आप अर्थव्यवस्था का सत्यानाश करने पे लगे हुए, जो है उसको भी खराब कर रहे हो, तो आप तो कभी कंपेटेबल हो गए ही नहीं। तो इस व्यक्ति ने वो बात भी कही, तब भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा। ये मोदी के लिए ट्रंप का इनॉग्रेशन का कार्ड भी नहीं ला पाया, इन्विटेशन, और कोई होता वो भी निपट जाता, लेकिन फिर भी बचे रहे। तो कुछ तो बात है ना कि हस्ती मिट्टी नहीं जयशंकर की। इसलिए उन्होंने आज जो बात कही, उसको आपने शब्द बिल्कुल ठीक कहा कि खींच कर। खींचने के अलावा इसमें कोई चारा नहीं, इसके अलावा कोई शब्द नहीं। पूरी दुनिया के देशों ने निंदा की हमले की, नो डाउट अबाउट इट। कितने हमारे साथ खड़े हुए, सवाल ये, इसका जवाब मोदी दे दे, इसका जवाब जयशंकर दे दे। दूसरी बात जो कल आपने एक चर्चा की थी कि 28 तारीख को राहुल गांधी ने और खड़गे ने चिट्ठी लिखी कि भाई आप स्पेशल सेशन बुलाइए पार्लियामेंट। अगर आपने सेशन बुला लिया तो वहां ये बात होगी ना, बताना पड़ेगा ना। जैसे कल आपने लंदन का बताया था, लंदन पार्लियामेंट आपने दिखाया था कि प्रधानमंत्री ने बात की, विदेश मंत्री ने बात की, ये किया, ये किया, ये किया। वहां सब कुछ बताना पड़ेगा। वहां आपको ये बताना पड़ेगा कि कितने देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने मोदी को फोन किया, कितनों को इन्होंने फोन किया, और किस तरह के एश्योरेंसेस मिले हैं। तो वो तो कोई एक्सरसाइज हुई नहीं, सबके बिल्कुल आप आइसोलेटेड खड़े एक तरीके से। तो वो जितना डंका बजाया था 11 साल में फर्जी, वो इन भक्तों को छोड़ करके सारे देश और दुनिया को समझ में आ गया कि ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स केंद्रित जो विदेश नीति होती है, उसका ये हशर होना ही था। इट वॉज ओवरड्यू, ये होना ही था। मैं आपको हर मीटिंग, हर उसमें कहता था शो में कि भाई ये जिस तरीके से विदेश नीति को संचालित कर रहे हैं, वो विदेश नीति नहीं है, वो मोदी नीति है। आज उसके परिणाम आपके सामने हैं, और इनके मुंह से निकल गया, चाहे एरोगेंस में निकला हो, चाहे इनकी खींची हो, चाहे जो जिस भी उसमें। लेकिन हकीकत तो ये है ना कि इस सारे में 2 ही आदमियों के ऊपर बंट आएगा, 3 आदमियों के ऊपर आता है आमतौर पर। देखिए, सबसे पहला क्या, सबसे बड़ा फेलियर है होम मिनिस्ट्री का इस पूरे केस में, पुलवामा वाले में। क्या इंटेलिजेंस, एक्शनेबल इंटेलिजेंस अगर थी तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, नहीं थी तो आपने किसके खिलाफ एक्शन किया? दोनों चीज, पहली जिम्मेवारी उनकी। क्यों? क्योंकि यूनियन टेरिटरी है। जो जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री है चुना, वो तो हवलदार की बदली नहीं कर सकता, होमगार्ड की भी नहीं कर सकता। तो वहां आपका एलजी है,
और सीधा गृह मंत्रालय का रिमोट कंट्रोल है। पहली जिम्मेदारी उनकी। दूसरी जिम्मेदारी राजनाथ सिंह की। वो क्या? ये पूरी क्रोनोलॉजी बता रहा हूं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है। देश की सीमाओं के अंदर 150 किलोमीटर तक वो घुसपैठ कैसे कर गए, ये वेपन कैसे आ गए, आपकी सुरक्षा किस चीज की है? नंबर 2, और हादसे और नरसंहार के बाद इंटरनेशनली आपने पीआर करके देश के लिए क्या समर्थन जुटाया, वो जिम्मेदारी जयशंकर की है या नहीं? अब ये तीनों कहां खड़े होते हैं अपनी अपनी जिम्मेदारियों में, मैं वो दर्शकों पर छोड़ता हूं। और जयशंकर पिछले जब से वो विदेश मंत्री बने हैं वो क्या कर रहे हैं, ये अगर सुनेंगे आप तो हैरान रह जाएंगे। जयशंकर जी का पिछले 10 साल से केवल एक ही काम, जब से वो विदेश मंत्री बने हैं, केवल एक ही काम है, मोदी जी की बाहर इवेंट ऑर्गेनाइज कराना, उनके लिए वहां पे भारतीय इकट्ठे करना, भारत सरकार के खर्चे पे, और उनको किसी भी देश का सर्वोच्च सम्मान दिलवाना। मोदी जी को जिस देश में वो जाए वो सर्वोच्च सम्मान मिल जाए, उसमें मोदी जी की बल्ले बल्ले हो जाए बस। अभी तक 21 देशों का सर्वोच्च सम्मान दिलवा चुके। 2016 में सऊदी अरब, 2016 में अफगानिस्तान, 18 में फिलिस्तीन, 2019 के अंदर अगर आप देखेंगे 2019 में बहरीन, मालदीव, रूस, संयुक्त अरब अमीरात, इसके अलावा 2020 में लीजन ऑफ मेरिट, डिग्री चीफ कमांडर संयुक्त राज्य अमेरिका, भूटान 2024, फिजी, पपुआ दी गिनी, उसके बाद पलाऊ, ये सारे देश है, मॉरिशस, बारबाडोस, कुवैत, डोमिनिका, गयाना, नाइजीरिया, ग्रीस, फ्रांस, मिस्र, पलाऊ, इन सारे देशों के हाईएस्ट नागरिक सम्मान दिलाए। तो इसमें इनकी फ्रांस, नौकरी- इसमें इनकी नौकरी फ्रांस तो छोड़ दिया जाए, फ्रांस छोड़ दिया जाए तो कई बार तो ये बाकी देशों में तो सोचना पड़ेगा कि देश बड़ा है उसका वो या उसका सम्मान बड़ा है। तो इनकी नौकरी क्या लेकिन चल रही है मोदी जी के लिए? ये सम्मान जुटाना, वहां पे इवेंट्स वही कर देना, ऑप्टिक्स करना, और दैट्स ऑल। ये वही तो करेंगे। आप सुन लो, आपकी ही सूची में नाम मैंने सुना, विषयांतर नहीं होना है, लेकिन फिलिस्तीन का भी नाम आपने पढ़ा शायद अभी, है? उस फिलिस्तीन का झंडा ले लहराने पे और उस फिलिस्तीन के पक्ष में नारा लगाने पे यहाँ मुकदमा हो रहा है, जिसका सर्वोच्च सम्मान लेके आप सोचो ये विरोधाभासों का कैसा भारत बना दिया है इन सब ने। ये बताओ, तो वही फिलिस्तीन का नारा लगा दो, झंडा फहरा दो, तो मुकदमा हो जाएगा। फिलिस्तीन का 2018 में ग्रैंड हाँ। कॉर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, ये सम्मान मिला मोदी को। कोई मना करे? बताओ। मैंने सम्मान भी बताया। ये ये इसको हिमंता बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ, इन सबको बताना चाहिए, इन लोगों को ये पता रहे कि फिलिस्तीन, तो फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान लेके आया जो आदमी, वो भी, उस पर भी मुकदमा हो जाना चाहिए, जब फिलिस्तीन के जिंदाबाद पे मुकदमा हो जा रहा है तो। खैर, मैं इसके आखिर में, आपने बहुत सारी जो बातें कही, इसमें बड़ा महत्वपूर्ण कुछ हिस्सा है। देखिए, तो हमारे विदेश मंत्री ऐसे हैं, हम नहीं ऐसी टिप्पणियों में यकीन रखते, लेकिन फिर भी बताना पड़ेगा, जिनका पूरा परिवार विदेश में रहता है। तो मोदी जी इसीलिए बहुत जबरदस्त। इसीलिए विदेश मंत्री है वो, इसीलिए विदेश देखिए, मंत्री। अगर मैं उनका आज परिवार अमेरिका भारत में। की सोचता, ये होली पे करता तो थोड़ा सा मैं ज्यादा सेफ रहता कि बुरा न मानो होली है, लेकिन फिर भी चर्चा आई तो मैं रोक नहीं पाता हूं अपने आप को भाई। विदेश मंत्री ऐसा है जिसका पूरा परिवार विदेश में है। गृह मंत्री ऐसा है जो तड़ीपार किया गया था। अब ये तो और बुरा लगने वाली बात बोल दी मैंने, बताइए आप, है ना? तो ऐसे वित्त मंत्री ऐसी हैं, अब नहीं, छोड़ दीजिए, जान दीजिए, नहीं नहीं बोलना, नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना, क्षमा करिए। तो ये बड़ी विचित्र स्थितियां हैं, इसीलिए दरअसल ये सबका सबका काम खाली है। जैसे पहले राज दरबार में राजा की जय जयकार हो, बस सब उसी में लगे हैं, जय जयकार में जय जयकार हो, राजा का इकबाल बुलंद हो, और उसके बाद पता चल रहा है बाहर निकलने पे राजा क्या है पता ही नहीं है। अब ये पूरी दुनिया पे अगर ये आज ये बात हो रही है तो बहुत जरूरी है समझना ये बात कि पार्टनर कौन और टीचर कौन। तो इसका मतलब भारत को सहयोगी जब आप तलाशने जा रहे हो तो आपको सहयोगी नहीं मिल रहे हैं, वहां पर उपदेशक मिल रहे हैं। आप जा रहे हो कि जरा हेमंत भाई ऐसा ऐसा मामला है, चलना है साथ में, तो हेमंत भाई वहां आपसे ज्ञान देते हैं, नहीं देखिए थोड़ा सा समझिए बात को, पहले जांच कीजिए, पड़ताल कीजिए, कहाँ चलना है, गर्मी बहुत है, धूप बहुत है, आज थोड़ा ठंडा होने दीजिए मौसम, 3 दिन बाद तब चलेंगे। तो ये इसका मतलब ये हम नहीं कर रहे भाई साहब, ये एस जयशंकर के बयान के मायने और क्या हो सकते हैं मुझे कोई समझा दे। हालांकि मैं आपको एक बात और बता दूं, एक बात और जाननी जरूरी है।
जयशंकर के इस बयान को, जो वो 1.5 रुपए 2.5 रुपए रेट वगैरह सही पता है हेमंत जी को, वो बहुत बहुत ही मतलब जबरदस्त बता रहे हैं। मैं कुछ एक अब दिखाने का वक्त नहीं है, लेकिन चलते चलते बता देता हूं मैं आपको कुछ लोगों का। वो लिख रहे हैं कि हमको मिला है अब असली विदेश मंत्री। हकीकत बता आपको, हाँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ इस यहाँ पर स्क्रीन, क्योंकि फिर स्क्रीनशॉट जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ, अगर नहीं स्क्रीन पर नहीं आ रहा है ना, पढ़ देता हूँ। ओशियन जैन, ये बहुत मतलब फेमस हैं भक्तों के बीच में, नाम असली तो पता ही नहीं है क्योंकि सब नकली हैं। एस जयशंकर साहब जैसा विदेश मंत्री देश को नहीं मिला इससे पहले। इस समय तो शायद दुनिया के किसी देश के पास उनके जैसा विदेश मंत्री नहीं। सोचो हेमंत भाई, इतने देर से 22 मिनट आपने कितना देश को बरगलाया। असली बात ये देखो, कोई नहीं है। आज विदेश नीति पर ट्यूशन देते जयशंकर साहब, नीचे से इशारा है और नीचे ये बाइट है जो हम चलाए अभी। विदेश नीति पर ये ट्यूशन दे रहे हैं। एक हम लोग क्या कहावत है, फिर आधा बोलूंगा, दुआरी पाइल बारात तो समधिन के ... कि जब दरवाजे बारात आ गई तो समधिन को वॉशरूम जाना पड़ गया। तो वही हाल है, जब तनाव है, युद्ध की स्थिति पैदा हो रही है, कहा जा रहा है हम युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, मीडिया बता रही है 5 घंटे या 3 घंटे या 2 दिन या 3 दिन इतना ही लाइफ है पाकिस्तान की, तब हम प्रीचर और पार्टनर तलाश रहे हैं। आगे देखिए, इतने नहीं है, ये देखिए कोई बालियान है, बालियान ने लिखा है, जब हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं तो हमें पार्टनर चाहिए, प्रीचर माने उपदेशक नहीं, विशेष रूप से यूरोप के कुछ देश, तो इस पर जरूर ध्यान दें। एस जयशंकर, ये तो स्टेटमेंट लिखा। अब आगे लिखते हैं, भारत युद्ध के मुहाने पर है और अपनी डिप्लोमेसी किसी से आंख झुकाकर बात करने की अभी भी नहीं है। बराबरी पर और भारत के हितों को सबसे उच्च रखते हुए ही बात हो। ये है भक्तों का, इनको कौन समझा पाएगा। और उसके अलावा ये पढ़ते कहां से हैं? पढ़ते हैं न्यूज 18 इंडिया से, अंबानी चैनल से। लिखा क्या, विदेश मंत्री का दुनिया को एकता का संदेश, एस जयशंकर की विरोधियों को 2 टूक। एक तक संदेश और 2 टूक। पता ही नहीं होता है कि ये लिखते क्या है सर। विरोधियों को नहीं, सहयोगियों को। ये जो 2 टूक तो सहयोगियों को है, विरोधी कहां से आ गई? विरोधियों की तो लंका लगा रखी है भाई। भाई ये सब पता है आपको, ये बबूल के पेड़ से कहते हैं कि आम का सीजन आ गया, और लेके जाते हैं बबूल के पेड़ पे, कहते हैं कि खोलो झोला अभी आम गिरेगा ऊपर से। खड़े होते हैं बबूल के पेड़ के नीचे। ये सब वो है, ये जाहिलों की जमात। तो ये हमने आपको बता दिया, बहुत सारे हैं। खैर चलिए, हमको आप इजाजत दीजिए, फाइनल कमेंट बस खाली ले लेते हैं हेमंत भाई से, कि ये जो झुंड है, जो 1.5-2 रुपए वाले, इनके बीच में तो ऐसे विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, ये तो जो है फलते फूलते रहेंगे। देश का क्या होगा भैया? फिर वही बात है, कौन, हमने क्या खोया क्या पाया 11 साल में? अगर 30 सेकंड में 40 सेकंड में हम समझ पाए तो समझाइए। ये केवल 2 सेंटेंसेस, 2 शब्दों की बात है आशीष भाई। ये जो आज जयशंकर साहब की टिप्पणी है, ये केवल उनकी बेचारगी और लाचारी, इसके अलावा कुछ नहीं। उनका जो पूरा इंटरनेशनल, जो भी उनका जो ऑरा उन्होंने बनाया था कि ये भारत और वो भारत और फला, उस सारे का ढोल फट गया है, जैसा आपने कहा। और ये जो मोदी की चीयर लीडिंग कराई जाती थी ना, प्रीपेड, जो पहले पैसे दे करके जो सरकारी खर्चे पे जो इवेंट मैनेजमेंट था, उस सारे का सारा ढोल फट गया कंप्लीटली। इनके पास आज की तारीख में कोई नैरेटिव नहीं है। मोदी जी के मुंह से पाकिस्तान नहीं निकल रहा, इससे पहले चीन नहीं निकलता था। इसका मतलब ये नहीं है कि सारा सब कुछ ही, सवाल वो नहीं है। सवाल ये हो कि आपने जो अब तक अर्जित किया 11 साल में, देश को अब उसकी जरूरत है। और उसमें जब आपने देखी तो आपकी स्कोर शीट 0/सन्नाटा है। इससे आगे बेसिकली आप ये देखिए ना, आज की तारीख में तो ट्रेड वार की पूरी स्थिति है। अमेरिका एक तरफ आइसोलेट हो रखा है, बाकी सारे देश तो एक दूसरे का रास्ता ढूंढ रहे हैं। चाइना का अमेरिका के बाद दूसरा ट्रेड पार्टनर कौन है? भारत। $100 बिलियन का डेफिसिट है भारत का। उसके बावजूद चाइना ना अमेरिका की परवाह कर रहा, ना भारत की परवाह कर रहा, वो कह रहा पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को हम डिफेंड करेंगे। सोचिए आप। और उसके बावजूद भी आप जब पाकिस्तान का नाम नहीं ले पाए, चाइना क्या कर लेंगे आप?
तो आपकी ये बेचारगी और लाचारी है। और जिस तरीके से रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ना आप अमेरिका के हो पाए ना आप रूस के हो पाए, क्यों नहीं हो पाए? रूस का आपने मौके का फायदा उठाया, वो जो मोदी जी कहते हैं ना आपदा में अवसर, वहां से सस्ता तेल लेना शुरू कर दिया। कौन कौन है तेल लेने वाले? कौन है? मोदी जी के दोस्त, उनके फाइनेंसर। वो तेल वहां से कच्चा लिया सस्ते दामों पे, भारत की जनता को एक नए पैसे का रियायत नहीं दी, और उस सस्ते तेल को रिफाइन करके, उसी तेल को रिफाइन करके यूरोप में बेच मारा, यूरोप भेजा, बेचा, इंटरनेशनल प्राइसेस। माल कमाया। यूरोप डायरेक्टली, यूरोप यूरोप डायरेक्टली ना तो रशिया से तेल ले रहा था ना गैस तेल, ये वहां से सस्ता लाते, रिफाइन करते और वहां बेचाते। तो गैस जो है वो डायरेक्ट बेचाते, उससे अरबों खरबों का पूंजीपति मित्रों को तो लाभ हो गया, लेकिन भारत की जनता को वो जो सस्ते तेल का एक नए पैसे का लाभ हुआ तो वो बता दो। तो जो मोदी जी कहते थे आपदा में अवसर, वो सारी चीजें अब उनके सामने आ रही है। जब बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से हो? आप रशिया का जो इतना टाइम टेस्टेड फ्रेंड था, ऑल वेदर फ्रेंड था, उसके साथ भी धंधा करने आ गए। और उसके बाद कहते क्या है कि जो जयशंकर ने तब भी ज्ञान दिया था कि भारत अपने उसके हिसाब से स्थितियों को वो अपने नीति बनाएगा। बात ठीक, हर देश बनाता है, लेकिन अब आप जब दुनिया में आपको जरूरत पड़ी सहयोग की, समर्थन की, तो अब आपका क्या हुआ? अब आप प्रीचिंग नहीं, आपको सहयोगी चाहिए। पहले कहां थे आप? क्या आपको नहीं पता कि आपका पड़ोस किस तरीके का है? देखिए, पाकिस्तान की एक बात है, चाइना की एक बात है, बांग्लादेश के तो जन्मदाता आप हैं। और बांग्लादेश से क्या आवाज आ रही है कि अगर पाकिस्तान के साथ ये होता है तो नॉर्थ ईस्ट हमारा है। सोच करके देखिए, केवल केवल सोचिए कि बांग्लादेश की ये कहने की हिम्मत भी कैसे हो। सारा पड़ोस आपने गंवा दिया, यूरोप आपने गंवा दिया, अमेरिका का जो ट्रंप है वो तो भगवान ही मालिक है उसका, चाइना बिल्कुल साथ खड़ा है। रशिया की आज स्थिति ये है कि वो चाइना से अलग नहीं चल सकता चाह कर, तो आप कहां खड़े हो? कुल मिलाकर के ये बैंक्रप्सी है। और मैं अब भी कह रहा हूं, विदेश नीति एक बहुत गंभीर सब्जेक्ट है, ये गंभीर मसला है। अब भी मोदी जी को अपने रास्ते सुधार करके इसकी गंभीरता को समझना चाहिए, और इवेंटबाजी, ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स से बाहर आकर के देश हित में तमाम फैसले और तमाम नीति को आगे बढ़ाना चाहिए, व्यक्ति केंद्रित नहीं। अगर वो सुनते हो तो केवल इतना ही कर लें, वरना ये तो एक क्राइसिस है, इसके आने वाले दौर में क्या क्या फॉलोआउट्स होंगे वो केवल अभी देखे जाने, उसकी कल्पना की जा सकती है। जो भारत गुटनिरपेक्ष देश के तौर पर पूरी दुनिया के अंदर छाया रहता था, कितने कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष आते थे, वी यूज्ड टू बी देयर लीडर। आज हम किसके लीडर हैं मुझे ये बता दो। आपका पड़ोस में कोई सुनता है? नेपाल से आपका पंगा, बर्मा से आपका पंगा, बांग्लादेश से आपका पंगा, श्रीलंका आपकी नहीं सुनता, पाकिस्तान चाइना वैसे नहीं है, भूटान वैसे नहीं है। क्या है आपके पास? बताइए, क्या है आपके पास? ये है जयशंकर की, मोदी की नीति। अगर इसको भगत सुन सकते हो, ये सच्चाई है। कोई चीज हो तो मेरिट पे काउंटर कर ले, इसी चैनल पे आकर के हम तैयार है बात करने के लिए। लेकिन देश का सवाल है, देश का सवाल है, देश की नीति का सवाल है, वो किसी व्यक्ति से बड़ी है। ये देश भी हर व्यक्ति से बड़ा है, ये मुझसे, आपसे और हर उस व्यक्ति से बड़ा है जो भारत की चिंता करता है। और बाकी तो मोदी जी बड़े हैं, तो भक्तों का कोई इलाज नहीं। अब भी मौका है, जाग जाइए, पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाइए कि पूरी दुनिया, देखिए दुनिया ताकतवर के साथ खड़ी होती है, कमजोर के साथ कभी खड़ी नहीं होती। अगर भारत के अंदर वो था तो भारत तो पाकिस्तान को एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है। 22 तारीख को घटना हुई थी, जब तक पाकिस्तान की आंख खुलती उसकी खाल उतार के रख देता 23 तारीख को सुबह। कर पाए क्या आप? ये सारी फौज के पास प्लान ए, बी और सी होती कि अगर कोई एक्सीडेंसी होता हम ये ठोक के आ जाएंगे, ये करके आ जाएंगे। है आपकी मोदी आज बार मोदी जी सरप्राइज, हेमंत भाई मोदी जी सरप्राइज देते हैं, हम लोग को तो सरप्राइज दे रहे हैं ज्यादा। हम सरप्राइज लोग को वो तो होता ज्यादा है, सरप्राइज वो होता है जब आप सो के उठे और आपका काम हो चुका हो, सरप्राइज वो होता है। नहीं तो सरप्राइज ये नहीं होता कि भारतीयों का कितने बार काम हो चुका है, सोने से पहले और सो के उठने के बाद कई बार हो चुका है। ये देखिए जो मैंने कहा था वो स्क्रीन पर भी आ गया। जब हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं तो पूरा मैंने पढ़ा था ये, देखिए कि अब भारत की डिप्लोमेसी किसी से सीखेगा नहीं, झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, भारत बढ़ता जाएगा, एकदम बढ़ता जाएगा, रुकेगा ही नहीं, एकदम नॉन स्टॉप चलेगा। ये सब है, ये इसलिए वो ये देखिए ये भी हमने बताया था आपको, जयशंकर साहब जैसा विदेश मंत्री अब देश को मिल गया है, पूरी दुनिया में किसी और देश के पास नहीं है। आज विदेश मंत्री ट्यूशन देते हुए जयशंकर साहब विदेश नीति की सबको। ये बस हो गया, हटा दीजिए। तो ये जो है ना, ये एलिमेंट सरप्राइज वाला वो सब तो मोदी जी बहुत दिए हैं। आप सोने की तैयारी में रहते हैं तब तक होता है मोदी जी आएंगे अभी टीवी पे, सरप्राइज दे देते हैं, फिर उसके बाद एकाएक मुंह खुला खुला रह जाता है। आप शोक सवेरे उठते हैं तो पता चलता है कि अब तो नोट चलेगी नहीं, मुंह खुला खुला, आंखें खुली खुली रह जाती। ये सब देते हैं सरप्राइज। रही बात ये आपने
बहुत बढ़िया वो किया कि बोला जयशंकर साहब या जितने साहब लोग हैं, हमें हारने में गर्व महसूस होगा, हम हारने में खुशी महसूस करेंगे अगर इस मंच पे आकर के ये साबित कर दें कि भारत का दुनिया में डंका बज रहा है, विदेश नीति एकदम मतलब ऑल टाइम छप्पर फाड़ विदेश नीति है। अगर इस बात को तर्कों से, थेथराई से नहीं भाई साहब, तर्कों साबित कर देंगे, हमें हारने में गर्व महसूस होगा कि हम अपने देश की सरकार से, हम अपने देश के विदेश नीति के कर्णधारों से हारे हैं और उन्होंने हराया है, इसका मतलब देश हमारा जीत रहा है। इसलिए हमारी हार बहुत छोटी है अगर देश जीते, और देश अगर हार रहा है तो फिर भाई साहब हम घर तक पहुंचाएंगे, रोज आएंगे और घर तक पहुंचाएंगे। और फिर आप इस स्ट्राइक की भी धज्जियां उड़ाएंगे जो सुबह टीवी पे चल रहा है। पता है बिलावल भुट्टो इमरान खान पे कितना बड़ा स्ट्राइक हुआ है, पता है आपको? आपको पता ही नहीं होगा, हेमंत नहीं पता होगा। इतना बड़ा स्ट्राइक लिख रहे हैं सब, ये सब क्या इनको कहीं तो कहीं भाई सब तो फिर कुछ अमर्यादित निकल जाएगा। लिख रहे हैं बिलावल भुट्टो और इमरान खान पर स्ट्राइक मोदी का। क्या स्ट्राइक है पता है? एक्स अकाउंट भारत में बैन करवा दिया। ऐसा युद्ध तो हमने कभी नहीं देखा था। ये युद्ध तो अगर देवता मतलब देव असुर सुर असुर गंधर्व ये सब देखेंगे ऐसा वार, तो मुंह छिपा लेंगे अंगोछा में, गर्मी के दिन गमछा मुंह छिपा भाग जाएंगे सब, सुर असुर गंधर्व सब, नर किन्नर नारी, नर नारी किन्नर सब भाग जाएंगे गमछा मुंह छिपा करके। बताओ भैया, एक्स अकाउंट बैन किया, स्ट्राइक बिलावल भुट्टो और इमरान खान। मतलब कई बार यकीन नहीं होता है कि सारा देश अविनाशी हो गया है, लग रहा है। हाँ, मछली के साथ बारिश में गिरे थे, क्योंकि इंसान में तो शर्म होता है भाई साहब। इंसान तो जन्म लेता है तो शर्म के साथ जन्म लेता है। तो भाई इसको लिखते हैं किसको संतुष्ट करने के लिए? किसको? इस देश के लोगों को, इस देश के लोगों को मंद बुद्धि समझ रखा है, पागल समझ रखा है, ऊपरी मंजिल खाली है क्या देश के लोगों का कि एक्स अकाउंट बंद कर दिया, स्ट्राइक बिलावल भुट्टो इमरान खान। धन्य है आप लोग, आपके चरण कहाँ है बता दीजिए, तो उधर सुबह शाम जाते समय धूल लगा लिया करें माथे पे, और घूमे दिन भर, हम लोग का माथा शीतल रहेगा, हो सकता है आपका चरण का धूल लगा हो। इजाजत दीजिए, कल फिर आएंगे, और जब जब ऐसे झूठ बोलोगे, देश के साथ छल करोगे, देश को नीचे ले जाओगे, तब तक घर तक छोड़ के आएंगे। कार्यक्रम यही रहेगा, हर टॉपिक विद हेमंत जी साथ रहे। नमस्कार।